सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की निशानी ये डिफरेंस ही यही है ना। अनसक्सेसफुल पीपल दे ब्लेम अदर्स, ये प्रॉब्लम आया, उसने मेरे साथ ये कर दिया इसलिए अब मैं ये नहीं कर सकता। ये चीज़ें जो होती है ना, दे एक्चुअली स्टॉप यू। यू मेक अ टारगेट, उस टारगेट में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे एंड दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। हर ड्रीम के साथ प्रॉब्लम्स अटैच्ड होते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैं हूँ डॉक्टर बिनाफ्शा मंजूर सैयद एंड मैं करंटली यहाँ पे लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ साइंसेज में एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल रिसर्च हूँ और मैं हूँ डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च सेंटर एंड डायरेक्टर ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन, जिसको कॉमनली और कहते हैं। इन एडिशन मैं प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर हूँ पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल के लंच सेंटर की। ये है गई मेरी लोकल और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अलावा मैं डायरेक्टर हूँ एशियन कंसोर्शियम ऑन आर्सेनिक रिसर्च, जो नाजुक मेडिकल यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है, और मैं डायरेक्टर हूँ ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव की, दैट इज़ आल्सो चाइनीज़ इनिशिएटिव। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एजुकेशन ली तो उसमें मैंने पहले MBBS किया आफ्टर माय अर्ली एजुकेशन। MBBS मैंने लियाकत यूनिवर्सिटी से किया बैक इन 2001। उसके बाद आई गॉट स्कॉलरशिप टू डू माय PhD, जो मैंने नॉटिंघम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की। अब अगर थोड़ा पीछे जाऊँ तो मैं जब पैदा हुई तो आई वॉज बॉर्न इन टर्नो मोहम्मद ख़ान and luckily I was born in highly educated family from maternal side as well as from paternal side, political भी और highly educated भी from Sayyid family. तो it was fortunate that I was born in that family. और एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें तो मेरे जो बड़े ताया थे उन्होंने इंग्लैंड से PhD किया था many years मेरे पैदा होने से भी बहुत साल पहले। और दूसरे मेरे चाचा शबीर शाह ने MPhil किया था जियोलॉजी में, एंड ही इज़ जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत रिसर्च किया। तो मुझसे मेरे पैदा होने से पहले बहुत सारे अचीवमेंट्स और टारगेट्स मेरी फैमिली ने सेट कर लिए थे। और व्हेन आई वाज बॉर्न तो ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। आई गॉट माई अर्ली एजुकेशन फ्रॉम टंडो मोहम्मद ख़ान। When I was only 6 years old, so my father passed away, and it was a major setback for my whole family because totally unexpected all of a sudden. And at that time, my mother was really young. हम 7 बहन भाई और सबसे बड़ी मैं थी, and I was only 6. तो but my mother took a strong decision at that time कि नहीं मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और all alone she स्ट्रगल्ड। और वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हम सब में इनहेरिट हुई है। एंड फिर हमने खैर अपनी अम्मी का साथ देते हुए हम सब ने पढ़ा, एंड वी ऑल आर माशाल्लाह डूइंग वेल। तो टंडो मोहम्मद ख़ान में मैंने अर्ली एजुकेशन अपनी हासिल की गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल टंडो मोहम्मद ख़ान से। ऑल्दो इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, बट उस ज़माने में भी उसका एडमिशन होना बहुत मेरिटोरियस होता था। वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का डिसिप्लिन वाज एक्सीलेंट। अभी यहाँ की मैं जो स्कूल्स देखती हूँ तो इट वाज फार बेटर देन ऑल प्राइवेट स्कूल्स अराउंड द टाउन। ऑल्दो टंडो मोहम्मद ख़ान उस वक्त इट वाज अ स्मॉल टाउन, बट एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा था, स्पेशली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का। फिर वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद वहीं पे मैंने इंटर किया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से। उसके बाद मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला, और उसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरिट पे मैं नवाबशाह को तो मेरा चांस था, पर लियाकत यूनिवर्सिटी में क्योंकि उस ज़माने में ओपन मेरिट था, एंड टंडो मोहम्मद ख़ान वाज अ तहलका, इट वाज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, तो लिमिटेड सीट्स थी। ऑल्दो मेरा टॉप था टंडो मोहम्मद ख़ान में, पर क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो लम्स में मेरा एडमिशन होना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर उसमें हमारे पूरे ख़ानदान के मोहसिन, हमारे बड़े चाचा कमर ज़मान शाह ने रोल प्ले किया, एंड ही देन गॉट मी एडमिशन इन लियाकत यूनिवर्सिटी, एंड इट वाज अगेन अ मेजर चैलेंज। खैर वो हो गया, अगेन इट वाज अ फैमिली सपोर्ट इन दैट केस, पर वो मेरा हो गया एडमिशन। यहाँ पे एडमिशन के बाद की जो स्ट्रगल थी वो मतलब एक टंडो मोहम्मद ख़ान से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी, यहाँ पे को एजुकेशन में फिर ऑल ऑफ सडन आना, बट मुझे वो फील नहीं हुआ क्योंकि वो एक टारगेट था जो मैंने अचीव करना था। एक जहन में था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो 5 साल पूरे किए। जब मैं फाइनल ईयर में थी तो एक एडवर्टाइजमेंट आई थी किंग्स कॉलेज लंदन से कि वहाँ पे इलेक्टिव्स की पोजीशंस थी। मैंने उसमें अप्लाई किया, ये था कि इंग्लैंड जाके पढ़ना है, क्योंकि फैमिली के हिसाब से ऑलरेडी वो टारगेट्स अचीव हुए थे, तो लंदन जाना
एक ड्रीम था, बट ये नहीं लग रहा था कि इट्स इम्पॉसिबल। और यहाँ मेडिकल में आके अपने टीचर्स का एक्सपोजर देखा कि FRCS हैं और ये इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, ये अमेरिका से पढ़े हुए हैं, तो वो डूएबल लग रहा था। ये नहीं कि उसको एज ए डिस्करेजमेंट नहीं लिया, उसको एज ए इनकरेजमेंट लिया कि एक वे आउट है जो हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कोई जर्नी स्मूथ नहीं होती, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। आई वॉज सो यंग, मुझे इवन ये नहीं पता था कि टिकट कहाँ से मिलता है, मुझे ये नहीं पता था कि इंग्लैंड का वीज़ा कहाँ से लगता है। बट मैंने बस वो एक था कि मुझे इलेक्टिव्स करना है। वो एक एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर के ऑफिस के बाहर देखी, वो एडवर्टाइजमेंट उठाई, लिंक ढूंढा, एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, एडमिशन हो गई। एडमिशन जब हो गई तो व्हेन आई वाज अप्लाइंग तो मुझे लगा कि इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, तो मैंने उस वक्त स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर दिया था। although आई वाज श्योर कि इट्स डिफ़िकल्ट कि वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग कम्पीट करेंगे। बट उसमें अप्लाई करना भी एक चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया, एंड आई डिड दैट। एंड लकीली वहाँ पे मैंने मुझे स्कॉलरशिप भी मिली, सिलेक्शन भी हो गई। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो मुझे अब लगती है, जब मैं उस सिलेक्शन वाली पोजीशन में बैठी हूँ, तो मुझे लगता है उस वक्त जो मैंने एक चीज़ अपनी लिखी थी उस एप्लीकेशन में, कि मैंने उनको कहा कि मैं अपना लिविंग एक्सपेंसेस खुद कर सकती हूँ, मैं आई एम वेरी गुड इन एकेडमिक्स, जो मैंने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे। बट क्योंकि वी आर इन डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री का एक्सपोजर मेरे लिए एक बहुत आई ओपनर होगा। और मुझे लग रहा है अब अगर मैं सोचती हूँ तो शायद मेरा वो जो मैंने जो स्टेटमेंट थी कि दैट विल बी एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी बीइंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, और उसमें डेवलपिंग कंट्री में भी एक बहुत रूरल एरिया से, सो आई थिंक दैट वाज एक्चुअली अ पंच पॉइंट इन माय एप्लीकेशन। तो मेरा खैर स्कॉलरशिप भी हो गया, आई वेंट देयर। तो और उसमें भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई डिड नॉट इवन नो कि वीज़ा, इंग्लैंड का वीज़ा कहाँ से लगता है। मुझे नहीं पता था कि इंग्लैंड के लिए टिकट कहाँ से लेनी है। फिर फैमिली में जिन जिन लोगों को उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन थी उनसे कांटेक्ट किया। टिकट मुझे मेरे चाचा शबीर शाह ने गिफ्ट किया, एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम। और टिकट लेने के लिए मैंने अदा नवीद कमर को कांटेक्ट किया, एंड ही ट्रूली हेल्प मी। उसके बाद इवन जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी तो रात को सब मुझे पूछ रहे थे आर यू स्ट्रेस्ड, एंड ट्रस्ट में मुझे उस वक्त कुछ फील नहीं हो रहा था कि मुझे, क्योंकि वो एक इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे जाना है, मैंने इतनी मेहनत की है और मैंने वो गोल अचीव किया है, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। और जब मैं वहाँ पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुँची तो इट वाज अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, पर एट द सेम टाइम मुझे लगा कि ये मेरा एक अजीब सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हज़ारों मील दूर अपनी फैमिली से यहाँ पे ऑल अलोन, मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी के सब यहाँ पे जितने भी दिन हूँ मैं सारे डिसीजंस अपने खुद लेने हैं। और माइनर डिसीजन के मैंने खाना क्या है वहाँ से लेके मैंने किस तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरह हाउ आई एम गोइंग टू कैरी माई सेल्फ, मेरे डूज़ एंड डोंट्स, सब कुछ मैंने खुद डिसाइड करना है। तो मुझे ऑल ऑफ सडन मुझे लगा कि अभी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। सो इट वॉज़ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट, और उसने मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट किया। इसमें भी मेरी मदर ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। फैमिली के एवरीबडी वाज सेइंग कि एक छोटी सी बेटी को तुम अकेला छोड़ रही हो इंग्लैंड, और उसने कभी वो अकेला ट्रैवल नहीं किया है। पर मेरी अम्मी ने कहा नहीं, इसने जाना है तो जाना है। एंड आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस था ना मेरी मदर से जो मुझे मिला, उस कॉन्फिडेंस ने मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट किया, एंड आई वाज एबल टू डू दैट। फिर उसके बाद यहाँ आके मैंने हाउस जॉब किया। हाउस जॉब के बाद मुझे लगा कि अब यहाँ पे कुछ और भी करना चाहिए, मतलब पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग, एंड देन फिर फ्लड का ज़माना था तो डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। तो आई ज्वाइंड सेव द चिल्ड्रन यूके का प्रोजेक्ट था, SPO उसको रन कर रहा था। सो आई जॉइंड दैट प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद उसमें मैंने 3-4 महीने काम किया, फिर मुझे लगा कि अब वो फ्लड वाला ज़माना गुजर गया है, सो आई शुड गो बैक टू माई टारगेट। फिर मैंने MS जनरल सर्जरी में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी एडमिशन लिया वहाँ पे। एंड आई वुड ऐड समथिंग कि मुझे लकीली टीचर्स मेंटर्स बहुत अच्छे मिले। अंडर ग्रेड पे बिल्कुल स्कूलिंग लेवल पे भी देखूँ तो मुझे टीचर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले। although मेरे टीचर्स कहते हैं कि आई वॉज रियली गुड, बट मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में टीचर्स का बहुत रोल रहा है।
स्कूल में, कॉलेज में। फिर जब मैंने MS जनरल सर्जरी ज्वाइन किया तो आई वाज लकी टू हैव माय मेंटोर प्रोफेसर जावेद नईम कुरैशी। तो 1.5 साल मैंने वो जब अपनी ट्रेनिंग का कंप्लीट किया तो वो 1.5 साल जो था ना, उसके एंड में पूरा 1.5 साल के बाद आई एनकाउंटर्ड अ पेशेंट जिसको ब्रेस्ट कैंसर था। उसकी हमने एक्सीजन बायोप्सी की, एक्सीजन बायोप्सी में वो कैंसर आ गया। उस वक्त आई वाज, जो मेरी एज थी उस पेशेंट की भी वही एज थी, तो शी वाज लिटरली क्राइंग कि अब हम कहाँ जाएं, एंड आई हैड नो आंसर कि इनको कहाँ भेजें बिकॉज शी वाज टू यंग। और यहाँ पे कोई ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट था नहीं उस ज़माने में, तो हम उसको कहाँ भेजें? आई हैड नो आंसर एंड आई स्टार्टेड क्राइंग विद हर। और जैसे ही राउंड हुआ तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से कहा कि सर ब्रेस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना सकते हैं? सर ने कहा हाँ क्यों नहीं बना सकते। मैंने कहा फंडिंग कहाँ से मिलेगी? तो जावेद साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें मिल सकती है, पर HEC तुम्हें दे सकता है, पर तुम्हें PhD करनी पड़ेगी। तो दैट वाज एक्चुअली टर्निंग पॉइंट। मैंने कहा बस अब ट्रेनिंग तो सर्जरी की मैंने करनी है, नहीं करनी है वो एक बात का फैसला है, पर मैंने PhD ज़रूर करनी है। तो मैंने कहा PhD कैसे होगी? एंड उस वक्त PhD की अनाउंसमेंट हुई थी, लियाकत यूनिवर्सिटी भी नई बनी थी, तो स्कॉलरशिप उस ज़माने में आई हुई थी HEC की। मैंने कहा मुझे PhD करनी है। फिर वाइस चांसलर जामा साहब थे उस वक्त, तो सर ने कहा कि चलो अगर PhD करनी है तो जामा साहब से मिलो, वो देखे क्या करते हैं। सर मेरे साथ गए, जामा साहब से मिले तो उन्होंने कहा GRE करनी है। अब मैं GRE वो समथिंग टू डिफ़िकल्ट फॉर मी, उसमें मैथ्स भी है, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी है, और मैं मैथ्स से भाग के MBBS करने आई थी। आई हेटेड मैथ्स इन माई लाइफ। तो अब जब GRE का इतना बड़ा एक टारगेट था मेरे लिए, तो अब वो GRE करे कौन? और 3 दिन के बाद GRE का एग्ज़ाम था। तो मैंने खैर फॉर्म तो मैंने भर लिया, पर मुझे पता था आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। मैंने कहा लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वो GRE का पेपर आता किस तरह है। सो आई सेट इन दैट एग्ज़ाम, 100 में से मैंने 34 मार्क्स मुझे मिले, जो अंडरस्टूड थे कि मैं फ़ेल हुई उसमें। बट वो एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया था कि GRE का एग्ज़ाम किस तरह का होता है और मुझे किस तरह उसकी प्रिपरेशन करनी है। बुक्स अवेलेबल थी, वो सारी बुक्स ली, और फॉर 6 वीक्स, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम के बाद 6 वीक्स के बाद दूसरा एग्ज़ाम था, उसका भी फॉर्म भर दिया। वो 6 वीक्स जो थे वो मैंने 18 आवर्स पर डे पढ़ा, और मैं इस तरह पढ़ती थी बैठ के, चेयर पे बैठ के, फर्श पे बैठ के, लेट के, कि मैं जब उठती तो मेरी टांगें सीधी नहीं होती थी। 18 आवर्स मिनिमम, उसमें भी उसके बाद 2 आवर्स नमाज़ पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए, और सिर्फ 2 आवर्स आई यूज़ टू स्लीप। बट उसमें फिर मैंने वो 6 वीक्स ओनली, उसमें मैंने मैथ्स भी पढ़ा, एनालिटिकल रीजनिंग भी पढ़ी। एनालिटिकल रीजनिंग इज़ अ लिटिल IQ और फिर आपकी इंटेलिजेंस, वो सारी मिला के, बट दैट इज़ अ प्रैक्टिस गेम। तो उसमें भी मैंने अपने एक्सपर्टीज़ डेवलप की, और लकीली आई गॉट फर्स्ट पोजीशन जब 6 वीक्स के बाद मैंने वो एग्ज़ाम दिया। तो ऑल्दो आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक बार मैं फ़ेल हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने इतना बिल्कुल पागलों की तरह बैठ के पढ़ा था फॉर 6 वीक्स, और मुझे लग रहा था कि 6 वीक्स इज़ नॉट दैट लॉन्ग पीरियड। बट जब लास्ट वाला वीक था, आफ्टर 5 वीक्स व्हेन आई वाज सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, तो मुझे लगा आई वाज गेटिंग मच हायर रिजल्ट्स, जो एक्सपेक्टेड मोर देन 90% रिजल्ट्स मेरे हर मॉक टेस्ट में आ रहे थे। तो मुझे लगा कि नाउ आई कैन अचीव दैट। फिर जब मेरी फर्स्ट पोजीशन आई तो जाहिर है फिर स्कॉलरशिप के मेरे चांसेस कंफर्म हो गए। अब उसमें मेरी तो डेडिकेशन यही थी कि मुझे ब्रेस्ट सर्जरी में PhD करनी है। फिर अब ये उसका सुपरवाइज़र और यूनिवर्सिटी ढूंढना कि कहाँ पे ये होती है, वो भी कर लिया, क्वींस मैरी में और नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में। फिर नॉटिंघम यूनिवर्सिटी को मुझे इसलिए ज़्यादा फैसिनेट किया कि वहाँ पे जो उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दिया था, उसमें जो मेरे सुपरवाइज़र्स थे वो एक सर्जन था, प्रोफेसर KL चोंग। तो मुझे यही थी, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम सर्जरी बैकग्राउंड, तो मुझे लगा यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड मी कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या सीखना चाहिए। दूसरा मेरा जो सुपरवाइज़र था प्रोफेसर A.N. Ellis, ही इज़ अ बिग नेम इन ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च, और बुक्स में भी नाम थी। फाइनल में जो बुक्स पढ़ी थी उसमें प्रोफेसर A.N. Ellis का दिया हुआ नॉटिंघम प्रोग्नोस्टिक इंडेक्स था। तो आई गॉट सो इंस्पायर्ड कि इन लोगों के साथ जब मैं काम करूँगी तो ज़रा मेरी उस लेवल की डेवलपमेंट होगी, एंड आई एक्सेप्टेड दैट ऑफर। क्वींस मैरी को मैंने रिग्रेट किया, एंड आई थिंक दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन इन माय लाइफ।
और नॉटिंघम में पीएचडी का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा इसलिए कि बिकॉज आई ऑलवेज रिमेंबर एंड आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि कोई भी रास्ता स्मूथ नहीं होता, यू ऑलवेज गेट अपहीवल्स, उसमें आपके सोशल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो हाउ यू टैकल दीज प्रॉब्लम्स, दिस इज़ एक्चुअली योर अचीवमेंट। तो खैर ड्यूरिंग दोज 5 years मैंने पीएचडी अपनी कंप्लीट की और बहुत अच्छे तरीके से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी हो गई। और वहाँ की एक अलग दास्तान है, वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बट क्योंकि एक टारगेट सेट था कि पीएचडी करके ही वापस जाना है। वहाँ पे अकेला ही होती है। मुझे याद है जब मेरे फर्स्ट ईयर का रिव्यू एग्ज़ाम था तो सुबह को मेरा एग्ज़ाम था और शाम को जब मैं अपने डिपार्टमेंट में काम ख़त्म करके मैं रास्ते में रोए जा रही हूँ पत्थर पे बैठ के मैं इतना रोई और मैं अपने आप को कह रही हूँ अगर मैं फ़ेल हो गई, अपने मुल्क में बंदा बैठ के फ़ेल होता है तो चलो घर वालों को पता चलता है, कुछ फ्रेंड्स को पता चलता है, स्कूल वालों को पता चलता है, यहाँ से मैं फ़ेल होकर वापस गई तो एक इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हो जाएगी। तो एक अपना टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर है पढ़ाई का वो अलग, उसके अलावा आपके मुल्क की बेइज्जती हो जाएगी, ये सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो खैर आई वॉज सो डिप्रेस्ड और मैं रोए जा रही हूँ, अल्लाह से दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह मियाँ बस इज़्ज़त रख लेना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेल इन दैट एग्ज़ाम। फिर खैर पूरा पीएचडी के दौरान इसी तरह के बहुत एक्सपीरियंसेस होते रहे और फाइनली पीएचडी हो भी गई, वापस आई। अब मैं जब वापस आई तो इट वाज टोटल डिफरेंट सिनेरियो। हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो एचईसी नई बनी हुई थी, इतने ड्रीम्स थे, हमें लगा कि हम जैसे ही पाकिस्तान पहुँचेंगे तो हमारे लिए एक रेड कारपेट बिछेगा कि भाई ये पाकिस्तान के लिए डिग्री लेके आए हैं, बट इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जब यहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि क्लिनिकल साइंसेज की पीएचडी तो पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। पीएमडीसी ने बार लगाई हुई है कि हमें क्लिनिकल साइंटिस्ट चाहिए ही नहीं। अब हम 5 लोग आए क्लिनिकल साइंसेज में पीएचडी करके, अब हम जाएं कहाँ? खैर लियाकत यूनिवर्सिटी ने पैसे दिए थे, हमें जॉब तो दे दी, पर हमारी फर्दर प्रोग्रेस क्या होगी वो कुछ नहीं पता था। हम कहाँ जाएं, क्या करें, वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। पीएमडीसी ने क्लियरली कहा था कि क्लिनिकल साइंसेज वाले आर नॉट एलिजिबल टू वर्क एज फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। एचईसी का कहना था कि ये तो काम करेंगे। अब उन दोनों की लड़ाई में हमारे प्रमोशन स्टॉप हो गए, तो उसमें से मैं और डॉक्टर सुलेमान अभी भी हैं यहाँ पे, बाकी लोगों ने कुछ ने ज्वाइन ही नहीं किया और कुछ थे जो अपने 5 साल बॉन्ड के पूरे करके चले गए। पीएमडीसी और एचईसी के आपस में लड़ाई शुरू हो गई, उनकी लड़ाई में हम बीच में स्टॉप हो गए। उस दौरान भी हमने अपनी परफॉर्मेंस अपनी कंटिन्यू रखी। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे, उसके लिए मैं कभी रिटायरमेंट के बाद अपनी बायोग्राफी लिखूँगी तो आई एक्सप्लेन दोज। बट पीएमडीसी और एचईसी की जो पूरी ये बहस चल रही थी उसमें हम लोगों ने बहुत सफ़र किया, और क्योंकि मैं सबसे पहले आई थी एंड आई वाज फर्स्ट पीएचडी इन क्लिनिकल साइंसेज इन पाकिस्तान, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ा वो चीज़ें। और उसके बाद दूसरों को भी मेरे पीछे जो भी जैसे आते गए तो दे फेस्ड एवरीथिंग विच आई फेस्ड। और फिर यहाँ पे भी एक पूरी वो स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, क्लिनिकल साइंसेज की पोजीशंस होनी चाहिए, उसके लिए भी सब लोगों को कन्विंस करना और ये प्रूव करना कि लियाकत यूनिवर्सिटी में अगर हम काम करेंगे तो ये लियाकत यूनिवर्सिटी के लिए असेट होगा, ये साबित करना, उसके लिए ज़ाहिर टाइम चाहिए था। और उस टाइम में आप अपनी पोजीशन भी बचा रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं और आप एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं ताकि आपकी जो पोजीशन के अप्रूवल की सीट्स पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको रियली रियलाइज़ हो कि इफ़ दे आर डूइंग समथिंग फेवर, ये हम उस वक्त ये समझते थे कि दिस इज़ अ फेवर। तो अगर वो आपको फेवर दे रहे हैं तो आपकी काबिलियत देख के दे रहे हैं, तो आपको अपनी काबिलियत से ज़्यादा ही दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दैट वाज अ मेजर टारगेट फॉर मी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब अचीव हुआ। और उसमें वाइस चांसलर जो हैं हमारे, उनका भी बहुत रोल रहा, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ क्लिनिकल साइंटिस्ट, अदर इज़ नॉट पीएचडी बट ही इज़ अ क्लिनिकल साइंटिस्ट। हमारे पीवीसी ने बहुत इसमें, डॉक्टर इकराम ने बहुत रोल प्ले किया। तो फाइनली लास्ट ईयर दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, तो ये मसला भी हल हुआ, बट इट टुक 10 years। यू कैन इमेजिन इन दोज 10 years हमें बहुत सारी रिजेक्शंस मिली, उन 10 years में हमें बहुत कुछ सुनना पड़ा, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ी, बट डेडिकेशन ये थी कि नहीं, मैंने यहीं अपने मुल्क में काम करना है। तो
खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इन 10 सालों में बहुत स्ट्रगल हुआ। फिर उसमें जो मुझे लगता है डिवाइन हेल्प ये मिली कि HEC और PMDC की जो लड़ाई ये शुरू हुई एकेडमिक्स पे, तो PMDC इवेंचुअली डिमोलिश हो गई। तो ये इन अ वे सब PhDs के लिए एक डिवाइन हेल्प थी, इंक्लूडिंग मी। अब थोड़ा सा मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको आई वांटेड टू एक्सप्लेन समथिंग कि व्हेन यू सी पीपल सिटिंग एट सम हायर पोजीशन, तो हमें लगता है कि भाई ये तो बस जहाज़ में बैठा होगा और उतर के यहाँ के चेयर पे बैठा है। इट्स नॉट ट्रू। Even if you take any person who is sitting at highest position in this world, उससे भी आप पूछेंगे तो उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो वो नहीं कर पाए होंगे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे होंगे, सोशल प्रॉब्लम्स देखे होंगे, पर्सनल प्रॉब्लम्स देखे होंगे। और ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि किसी की भी इतनी स्मूथ जर्नी हो कि उसको कोई प्रॉब्लम्स ना आए हों। तो आप जिस तरह उन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं दैट इज़ एक्चुअली योर अचीवमेंट। वो प्रॉब्लम्स देख के आप अगर वहीं रुक गए तो दिस इज़ एक्चुअली सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की निशानी यही है, डिफरेंस यही है ना। अनसक्सेसफुल पीपल दे ब्लेम अदर्स, ये प्रॉब्लम आया, उसने मेरे साथ ये कर दिया इसलिए अब मैं ये नहीं कर सकता। ये चीज़ें जो होती है ना दे एक्चुअली स्टॉप यू। यू मेक अ टारगेट, उस टारगेट में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे एंड दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। हर ड्रीम के साथ प्रॉब्लम्स अटैच्ड होते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे मैंने आपको GRE का एग्जाम्पल दिया, मैं मैथ्स से बच के MBBS में आई थी बिकॉज आई हेटेड मैथ्स, पर GRE में मुझे मैथ्स करना पड़ा। PhD में स्टैटिस्टिक्स इज़ द मेजर सब्जेक्ट, आपने वो पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स, और वो जनरल मैथमेटिक्स जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उस पर भी एक एडवांस फॉर्म है। एंड नाउ आई एम अ टीचर इन बायोस्टैट्स, आई टीच माई स्टूडेंट्स बायोस्टैट्स। तो वॉट एवर यू थिंक इज़ बॉदरिंग यू, टेक इट एज अ चैलेंज एंड उसको कंट्रोल करके बी अ मास्टर ऑफ दैट, एंड दैट इज़ ओनली सक्सेस। इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो आपका ड्रीम इज़ अचीवेबल। बस जो आपका प्लान है, कीप दोज अपहीवल्स इन योर माइंड कि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आएंगे। कुछ आपके ऑलरेडी एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ सडन अराइज हो जाएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। बट उन प्रॉब्लम्स को आप किस तरह टैकल करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो कैपेसिटी है, दिस एक्चुअली डिसाइड्स योर डेस्टिनी।